नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। आज बात होगी दिल्ली के दंगल की, जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी ने अपनी ताकत लगा दी है। प्रचार का अब आखिरी दौर है तो ताकत तो लगानी ही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए बाकायदा जनसभा को संबोधित किया, प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को लपेटे में लिया। वो जंगपुरा में जब रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बड़े मियां और छोटे मियां ने मिलकर पूरी दिल्ली को लूट लिया। अब आप समझ ही गए हैं कि बड़े मियां कौन और छोटे मियां कौन। बड़े मियां अरविंद केजरीवाल, छोटे मियां मनीष सिसोदिया। उन्होंने गारंटी दे दी कि इन दोनों का फूफड़ा साफ तो दिल्ली की जनता ही कर देगी। इधर आज प्रवेश वर्मा ने भी जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। प्रवेश वर्मा ने, जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि अब तो खुलेआम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा है, पिटाई की जा रही है, प्रवेश वर्मा ने उसके ऊपर जवाब दिया और साथ ही साथ दलित कार्ड भी खेल दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर ऋषि वाल्मीकि के नाम पर किया जाएगा। अब इसका क्या असर होगा उस पर चर्चा करेंगे। संदीप दीक्षित से लेकर अरविंद केजरीवाल, आज जबरदस्त चुनावी जुबानी जंग आप देख रहे हैं और सभी के तरकश में जितने तीर थे सब दाग दिए गए हैं, सब छोड़ दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत आपका। बड़े बड़ों का क्या गणित बिगड़ा, क्या सुधरा, करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा। आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बड़े मियां छोटे मियां, वो फिल्म तो आपको याद होगी। फिल्म तो बड़ी जबरदस्त थी और दोनों वाकई में जो बड़े मियां थे, छोटे मियां थे, वो लुटेरे ही थे और किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन और छोटे मियां का किरदार था विजय जी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो गोविंदा ने निभाया था। जबरदस्त कॉमेडी फिल्म थी। लेकिन ये जो दिल्ली में हो रहा है ये कॉमेडी नहीं है, ये सीरियस चुनाव है। अब ये बताएं, दिल्ली को लूट लिया ऐसा आरोप लगा है। इलेक्शन कॉमेडी नहीं होता ना, लेकिन इलेक्शन में रस जो है वो सब होते हैं। फिल्मों की तरह से हर तरह का रस उसमें दिखाई देता है। हास्य भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, दुख भी है। और पूरा इलेक्शन जो है केजरीवाल जी पर ही चल रहा है कि केजरीवाल जी का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है जो पिछले 2 चुनावों में वैसा नतीजा तो नहीं आने वाला, लेकिन क्या वो पूरी तरह से बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, ये देखना तो अभी बाकी है। और ये जनता को तय करना है 5 तारीख को, हमारे तय करने से होने वाला नहीं है। लेकिन अरविंद जी के लिए और जंगपुरा की सीट, दोनों सीटों के लिए एक लग रहा है कि बहुत टफ फाइट है। लगातार जो है मजबूती से चुनाव वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जो दूसरे लोग हैं, संदीप दीक्षित भी हैं, उधर फराज सूरी भी है, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को उन दोनों से भी ज़्यादा उम्मीद है कि यदि वो कुछ अच्छा कर दें तो शायद दोनों सीटों का नतीजा बदल जाए। अब कितना बदलता है, कितना फराज सूरी साहब करते हैं, कितना संदीप दीक्षित करते हैं, कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है और क्या उनकी बिना परफॉर्मेंस के भी भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ये सब देखना है। लेकिन आज चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का, तो शाम तक सब लोग अपने तरकश में से, जैसे आपने कहा, तीर निकाल लेंगे कि क्या तीर निकालने हैं, क्या बचे हैं। और अरविंद जी भी परेशान तो दिख ही रहे।
बयान जिस तरीके के उनके आ रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास एक सवाल और एक साथ ही इस फिल्म के एक डायलॉग के साथ आ रही हूँ। पूरी की पूरी ट्रेन लूट कर जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ निकलते हैं तो बताते हैं कि इस सूटकेस में हमारी धोती धोती है, इस सूटकेस में हमारा कुर्ता कुर्ता है, इसमें दाएं पांव का मोजा है, उसमें बाएं पांव का मोजा है। लूट तो वो खतरनाक वाली थी, पूरी की पूरी ट्रेन लूट ली। लेकिन आज जो विषय अमित शाह उठा रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि आपने करोड़ों का शीश महल बना डाला। ये कहां से आया? ये जनता के पैसे से आया। देखिए मीनाक्षी जी, कल रात को संभवतः वो वीडियो जारी हुआ है शीश महल वाला। अब शीश महल ही कहना चाहिए, अभी तक तो अलग अलग तरह से कहा जाता था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि इतना भोगी विलासी कोई जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या? और मतलब ये कई बार होता है ना कि आपको वो मृग मरीचिका होती है कि सड़क पर ज़्यादा धूप हो जाए तो पानी दिखने लगता है। तो मुझको भी लगा कि मनीष जी के ऊपर वो पैम्पलेट फेंक रहे हैं या पैसा वैसा फेंका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का वो घर बना जिसमें पर्दा भी रिमोट से खुलता है। अब जरा बताइए, जितने सेट वहां कर्टेन लगे हैं वो सब के सब रिमोट से खुलते हैं। रास्ते में दरवाजा ना आ जाए, अरे भाई इतना थोड़ी ना भूल जाएगा कोई कि दरवाजा नहीं खोल सकता, वो भी आप सामने पहुंचेंगे तो सेंसर वाला खुल जाता है। और जितने तरह की भोग विलास की चीजें हैं आज के समय में, जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जो फैसिलिटी होती है, या जो कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी में, चाहे वो जिम हो, चाहे वो स्पा हो, चाहे वो अलग अलग तरह के जो आप कहते हैं ना थोड़ा आनंद लेने वाले कक्ष होते हैं, वो सारी सुविधा मुख्यमंत्री के आवास में। ये इसके लिए आम आदमी पार्टी बनी थी। झाड़ू इसलिए रखा था कि भाई हर किसी के काम में झाड़ू आती है तो सब साफ करेंगे, तो साफ तो करना था गंदगी तो जस की तस है, चाहे गाजीपुर कूड़े का पहाड़ हो, भलसवा का हो, दिल्ली की सड़कों का हो, या यमुना की गंदगी हो। लेकिन ये जो सफाई थी, क्या खजाने की सफाई हो गई क्या? अभी सवाल बड़ा हो गया है कि क्या सरकारी खजाने की सफाई बड़ी हो गई? और अमित शाह निश्चित तौर पर सामने उनकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही, तो हर वो कोशिश करेंगे। वो जो कह रहे हैं हम लोग उससे ना भी माने कि कितना लूटा, क्या लूटा, किसने लूटा, बड़े मियां छोटे मियां है या नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ धोखा बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार होता हुआ दिखा है। जिस मुख्यमंत्री से लोगों ने कल्पना की थी कि ये राजनीति बदल देगा, उसने राजनीति ऐसी बदल दी कि जो बरसों से राजनीति में पड़े थे वो भी कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा ये भी हम कर सकते थे, अरे हम तो कर ही नहीं पाए। नीली वैगन आर से वो आदमी एसयूवी पर पहुंच गया, इतने बड़े आवास में चला गया जहां सचमुच पता नहीं एक दिन में पहुंच भी पाते होंगे कि नहीं पहुंच पाते होंगे। ये कल्पना तो किसी ने नहीं की थी, शर्मसार करने नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सारे आम पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वो जो स्याही वाला आरोप जिस पर कल हम चर्चा कर रहे थे, वो आरोप तो पहले से था ही। एक बार जरा क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो सुना देते हैं, फिर समीर जी आ रही हूं आपके पास। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है, वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहाँ से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस करना नहीं चाहती है समीर जी, इस पर गौर करने की जरूरत है। वो दिल्ली पुलिस की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठे हुए की आलोचना कर रहे हैं, और गुंडा गुंडा बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये कौन बोल रहा है?
ये पत्रकार वार्ता लेकर रोज बाइट कौन दे रहा है? वह व्यक्ति दे रहा है जो 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत जिस व्यक्ति को दिया कि पहली बार 67 सीटें दे दी और दूसरी बार 62 सीट्स दे दी थी, वो व्यक्ति 10 साल बाद जब चुनाव में जा रहा है तो वो अपनी उपलब्धियों पे नहीं जा रहा है। किसी भी चुनाव में आप देखिए, इस चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहीं उपलब्धियों का बहुत जिक्र करा है। वो पूरा समय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रवेश वर्मा और कांग्रेस किस तरीके से उनके लिए नुकसान करने की स्थिति में आ रहे हैं, और जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं, उनके विधायक जा रहे हैं, किस तरीके से उनको जनता से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। वो कहा जाता है ना कि जब युद्ध होता है तो अगर आप सेनापति को घायल कर देंगे तो सैनिक जो होते हैं वो मैदान छोड़ देते हैं। तो इस समय केजरीवाल की स्थिति वैसी है। वोटिंग के पहले वो घायल अवस्था के अंदर उनके बयान ही बता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। उन्हें तो अपने प्रचार अभियान पे केंद्रित करना चाहिए था ना कि 10 साल मैंने दिल्ली को क्या दिया है, 5 साल में मैंने क्या दिया है और आने वाले 5 साल में जनता को क्या देने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल का बयान ये बार बार ये बता रहा है कि उन्हें ये लग गया है कि 10 साल जनता को जिस वादे पर वो लौट कर आए थे, जनता ने अब उनका हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। और जनता जब 5 तारीख को वोटिंग करने जाएगी तो उनसे इसका हिसाब मांगेगी और उसी आधार पर वोटिंग करने वाली है। केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। जब आपके 7 विधायक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े रहे, आपके साथ विधायक रहे, अब ये तो हर बार नहीं कह सकते कि उनको टिकट काट दिया इसलिए हम छोड़कर चले गए। 7 विधायकों को जाना ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों को नीचे जमीन खिसक चुकी है। नहीं, खिसक तो रही है। जंगपुरा की जंग जो आप हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये जो 3 चेहरे इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनमें से एक तो वही है जो आपसे दूर हुए, वही है ना। आप मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से लगातार चुनाव लड़वाते हैं, उनके बीच रखते हैं और फिर अचानक ये कहते हैं हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल रहे हैं, और फिर ये भी मानते हैं कि काम नहीं कर पाए क्योंकि वो जेल में थे। अरे भाई, 10 साल की सरकार में कितने काम हो सकते थे और कितने नहीं हो पाए। और प्रवेश वर्मा, जिन पर बार बार आरोप भी लगाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि भाई हम अगर आ गए सत्ता में तो अब हम तालकटोरा स्टेडियम का नाम भी बदल देंगे, उसे ऋषि वाल्मीकि के नाम पर कर देंगे। तो आप इधर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं और वो दलितों को अपने साथ अपने पक्ष में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो जितनी भी लड़ाई थी विजय जी, वो यहाँ थी ना कि गेम प्लान तैयार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उस पर आकर खेलना पड़ रहा था बीजेपी को। और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये मामला बराबरी का हो गया है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहां से भी हो रही है, डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं पहले एक बार प्रवेश वर्मा का बयान सुना देती हूँ, फिर आपसे इस पर राय लेती हूँ। क्यों लगा आपको कि भाई तालकटोरा स्टेडियम का नाम चेंज होना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमारे भगवानों के नाम पर, हमारे शहीदों के नाम पर ऐसी इमारतों के नाम होने चाहिए। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में क्यों कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा, मैं नहीं समझ पाया। मगर पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में 8 तारीख के बाद जो पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें मेरी तरफ से प्रस्ताव जाएगा कि तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम होना चाहिए। और पहली मीटिंग में ही हम उसको पास कराएंगे और 1 महीने में बोर्ड को चेंज भी कर। कल एक वीडियो भी जारी की थी और कुछ लोगों को बताया था कि देखिए बीजेपी के साथ, आपके साथ उनकी तस्वीरें वायरल की गई थी कि ये गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया और ये नई दिल्ली में हो रहा है। देखिए, कल वाल्मीकि समाज के हजारों लोगों ने, आपने चित्र देखा होगा, वीडियो भी आई थी, हजारों लोगों ने पंचायत करी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का यहाँ से बहिष्कार किया कि उनको वोट नहीं देने की अपील करी। तो उसके बाद ये वही समाज है जो अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार से जिता रहा था, उनको मुख्यमंत्री बना रहा था। आज उन्होंने उनको गुंडा कह दिया क्योंकि वो उनको समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जो मैं कह रही थी कि गेम प्लान सेट करना, उसके बाद फिर खेलने पर अगले को मजबूर कर देना, दलितों को अपनी तरफ करने का इससे बड़ा दाम और क्या हो सकता था? देखिए, अभी तक का चुनाव केजरीवाल जी के उसी पर चल रहा था, जिसको बीजेपी हर दिन फॉलो कर रही है या उसका जवाब दे रही है। लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा बदल रहा है। और आज तो जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, अब तो खैर चुनाव आ ही गया है, इसमें क्या बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में से हैं। यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। पहले तो हर कोई सोच रहा था कि भाई बलि देने के लिए पहले आपने उनको एमपी नहीं बनाया, फिर अब एमएलए में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर
परवेश वर्मा वहाँ पर आए हैं, जबकि ये सीट नेचुरली उनकी नहीं है। जाट वो हैं, वो बाहरी दिल्ली के वैसे भी रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा भी बाहर के रहे हैं, जाटों में उनका बड़ा प्रभुत्व है या माना जाता है कि उनके साथ हैं, वो भी सीट पर नहीं है मोटे तौर पर वोटर के तौर पर। उसके बाद भी वो एक मजबूत टक्कर दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हालांकि उनकी भूमिका से तभी मुझे लग रहा था कि वो खुद को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि जब एनडीएमसी की बैठक होगी तो क्या होगा, लेकिन नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाता हो ऐसा नहीं है। परवेश वर्मा खुद मजबूत उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लेकिन एक सेंटिमेंट तो बनता है ना सर। नहीं, फैजाबाद में बन गया क्या? ये बात भी फैजाबाद से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अयोध्या। सही बात है, ठीक है। इधर हम एक एक करके वो तमाम जो बातें हैं, दावे हैं, रिएक्शंस हैं, सब एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। हम नई दिल्ली और जंगपुरा की जंग के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिन दो बड़े चेहरों का नाम लिया है, एग्जैक्टली कहूं तो अमित शाह ने तो नाम भी नहीं लिया, उन्होंने केवल बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहा, हर्षवर्धन जी। ये अरविंद केजरीवाल की साख के लिए ये चुनाव, अगर हम ये कहें, ये गलत नहीं होगा। और साथ साथ मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री की पोजीशन पर रहे, वो क्या अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कुछ अब पर्दे के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, छवि तो बहुत जबरदस्त बनाई थी, इतनी जबरदस्त थी कि आज भी हम ये कह रहे हैं कि क्या इनकी सीटें मुश्किल में हैं। अरे भाई, मुश्किल में हैं। अगर मुश्किल में नहीं होती तो जो पार्टी छोटी सी थी, बहुत कमजोर थी, तब नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी ने, तब लड़ाई नहीं लगवाई, तब कार्यकर्ताओं को नहीं पीटा, तब पुलिस से नहीं बंद कराया। अब बंद कराएंगे जब पूरी दिल्ली जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, अरविंद केजरीवाल बहुत खराब स्थिति में, इतनी खराब स्थिति में है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर घूमने की नौबत आ गई। इतनी खराब स्थिति में है कि वो जाते हैं तो महिलाओं के बीच में रहते हो, महिला कह देती 11 साल तो ले लिया, और कितना चाहिए तुम्हें। इतनी खराब स्थिति में है कि अपने छोटा भाई है, सेनापति है, और मनीष सिसोदिया के लिए बताना पड़ता है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा। शराब मंत्री थे, और एक कॉल पर आपका काम हो जाएगा। नहीं, मनीष सिसोदिया शराब मंत्री थे। जितनी छवि खराब हो चुकी है उसमें दिल्ली की जनता अब इनकर भरोसा करने को तैयार नहीं है। धोबी समाज से लेकर वाल्मीकि बस्ती से लेकर महिलाओं के बीच से लेकर हर जगह आम आदमी पार्टी के लोगों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। अब उनको लगता है कि हम क्या करें, ये वीडियो तो आएंगे। अब वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनकी जो प्रचार वाली गाड़ी थी वो तोड़ दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाजपा के गुंडे तोड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ये रणनीतिक तौर पर ये कोशिश होती है कि जो उनका बुरा है उसको भी वो अच्छे तरीके से पेश करें, लेकिन समय बदल गया है, बड़ी तेजी में अब लोगों के मोबाइल में पहुंच जाता है, और अब साख तो रही ही नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं हूं कि साख रही। अरविंद केजरीवाल की साख माइनस में जा चुकी है, अब उसके रिकवर होने की कोई संभावना नहीं। ठीक, हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, मेरी सेवाएं यहीं तक के लिए थी। आपका जो एंकर है, आपका होस्ट है, वो आगे आ जाइए। सौरभ जी, कितनी देर तक पीछे रहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, विजय जी को, समीर जी को, हर्षवर्धन जी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा भी करना है। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। बहुत थोड़ा सा आज दिशा भ्रम हो गया था। नहीं, दिशा भ्रम, दिल्ली चुनाव चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि कुर्सी जो है यूं छोड़ देना भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आप लोगों की चर्चा सुन रहा था। आप नई दिल्ली और जंगपुरा पर बहुत बात कर रहे थे आप लोग। नई दिल्ली में सीधे सीधे आप देखिए, आप समय का करेंगे, अब समय कम रह गया सर। मुझे आप लोग बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल, अरविंद पहले मुझे नई दिल्ली की सीट का आप अपना अनुमान बता दीजिए, बताइए। सर, चुनाव हार गए अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं आप समीर जी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बहुत कड़ी चुनौती में, लगभग उनकी हार तय है नई दिल्ली से। भाई, आज तो परवेश वर्मा ने अपना भी मार्जिन बढ़ा दिया ना जीत का। बिल्कुल, उन्होंने कहा 25 से 30,000 वोट से हम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। लिख के दिया था, मैं लिख के दे रहा हूँ 20,000 वोट से हारेंगे, आज उसको बढ़ा दिया विजय जी। नहीं, 20,000 में से 1 जीरो आप कम कर दो तो भी जीत जाएंगे, वो 2,000 से भी जीत जाएंगे। 20,000 लिखा, 1 जीरो कम भी हो गया तब भी जीत होती है। 2,000 ये जो स्क्रीन पर आप नजर देख रहे हैं ना तस्वीरें, ये स्वाति मालीवाल हैं। ये भी आजकल बहुत एक्टिव हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, सांसद हैं राज्यसभा की आम आदमी पार्टी से। ये सारा प्रकरण आप जानते हैं, उनके घर पर इन्होंने मार पिटाई का आरोप लगाया था अपने साथ हुई। यमुना का गंदा पानी उठा करके दिखा रही हैं। ये एक बार कूड़े के ट्रक भर के ले गई थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। इन्होंने फावड़े से फिर कूड़ा निकाल के डाला भी था, लेकिन फिर पुलिस ने इनको आगे वहां पर। मैं हैरान हूं कि जो काम स्वाति मालीवाल कर सकती है वो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्या मतलब? पानी को मुद्दा बनाना? पानी नहीं, कूड़े को भी मुद्दा बनाना, पानी को भी मुद्दा बनाना। और जिस तरह से मतलब एक बहुत नहीं सर, वो बड़े एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के लिए रही है। नई दिल्ली का अनुमान कर तो बीजेपी के लिए रही है विजय जी, नई दिल्ली का अनुमान।
कड़े मुकाबले में है। कड़े मुकाबले में। देखिए, नई दिल्ली का अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो बहुत सारे वहां पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो रहते हैं, बल्कि एक 40% से ज्यादा मुझे एक बताया कि वहां पर सरकारी कर्मचारी की तादाद है। अब उनको 8वें वेतन आयोग का सरकारी भरोसा है। मैं इसको थोड़ा इसलिए चिन्हित कर रहा हूं, सरकारी नहीं भी हूं, 1 लाख रुपए कमाने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो भी होंगे। 42% है सर। देखिए, सरकारी कर्मचारी को मोदी साहब ने जो है 8वें वेतन आयोग का भरोसा दिया है। बाकी जो बजट में फायदा मिलेगा वो तो सबको ही मिलेगा। प्लस वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं। अब ये जो आप की चर्चा भी मैं सुन रहा था, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझ पर हमला हो गया, बीजेपी ने हमला कराया, गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है वाल्मीकि समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे वो। इसके अलावा 1-2 जगह मैंने और देखा, वाल्मीकि समाज ऐसा लग रहा है कि कुछ छिटक रहा है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज की बस्ती में अरविंद केजरीवाल का जो प्रोग्राम था परसों शाम को 6 बजे, एक आम आदमी पार्टी ने मीटिंग रखी थी, 400 लोगों को इकट्ठा करके, वाल्मीकि समाज के जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं, वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर आते हैं मीटिंग लेने तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, हम इसकी गारंटी नहीं लेते। समझना चाहिए सर, वाल्मीकि समाज वो है जो मेरी समझ कहती है जो साफ सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं ज्यादा। आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, नगर निगम में आपने सबको हटा दिया। आपने पहले कहा था कि मैं सबको परमानेंट नौकरी दूंगा, किसी को परमानेंट नहीं किया, उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं दी। जो कहा था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, उनके घर के वहां के जो सीवर की जो समस्या है वो आपने सॉल्व नहीं की, तो बहुत समस्या है उन लोगों की। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, वाल्मीकि समाज का आपको विवरण दिया समीर जी ने कि वो क्यों नाराज है। 18% दलित आबादी है दिल्ली के अंदर, सारी विधानसभाओं में ही है वो, लेकिन दिल्ली में रिजर्व सीट भी है, और जाटव वोट के बाद सबसे बड़ी तादाद वाल्मीकि समाज की जाटव के दलितों के अंदर। तो अगर वो नाराज है तो इसका काफी नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। और जहां तक नई दिल्ली सीट का सवाल है, वो वाल्मीकि समाज काफी है वहां पर, वो कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। देखिए, वाल्मीकि समाज देश के दूसरे हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दलितों में जो वाल्मीकि समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दिल्ली में वो समाज कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस से वो शिफ्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने जो हाथ से आप मैला साफ करने की, सीवर में उतरने की, उस प्रथा को धीरे धीरे खत्म करने की बात की, उस पर काम किया, ऑटोमेटेड मशीन लाया, हालांकि अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई काम नहीं किया है। इनकी जो जिसको कहते हैं ना कि स्थायी नियुक्ति को लेकर, नई नियुक्ति को लेकर उनको जो बेहतर व्यवस्था देना था वो नहीं दिया है। और दिल्ली नगर निगम में जो इनकी स्थितियां हैं वो पहले से ज्यादा खराब हुई हैं। तो सबसे बड़ी जो नाराजगी की वजह वो है। दूसरा, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी इस समाज को जो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने वादा किया था वो नहीं किया। और आपको अगर शुरुआती याद हो तो सीमापुरी से जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो वो एक जो आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री थी जिसका निधन हो गया था, तो पूरा जो ये जिसको हम दलित समाज और उसमें वाल्मीकि समाज भी आ जाता, वो सब इनके साथ आंख मूंद कर खड़े हो गए थे। और एक वजह और थी सौरभ जी, झाड़ू लेकर चल रहे थे, उनको लगा हमारा आदमी है। उसका बहुत सिंबॉलिक अब उनको लग रहा है रेलेवेंस है। ये झाड़ू वाली जो जिस झाड़ू को दिखाया वो तो अरविंद केजरीवाल के घर में लगी नहीं सकती है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जरा थोड़ा दिल्ली में वोट वाइज, सीट वाइज, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो बीजेपी की गिनती कितनी सीटों से शुरू हो रही है, जो ग्रीन बत्ती जला रही हैं, और आम आदमी पार्टी की गिनती कहां से शुरू हो रही है, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको 2 बयान सुनवाना चाहता हूं इस चुनाव में। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लगातार प्रचार कर रही हैं, आज भी वो जंगपुरा में है मेरे ख्याल से। और चंद्रबाबू नायडू उन्होंने एक बात कही है अरविंद केजरीवाल के लिए, और वो सुनने लायक है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी हैं, उनका भी एक डेवलपमेंट मैन वाला फेस है उनका। उन्होंने ये कहा कि जब आप अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप धन कमाते नहीं हो, तब तक बांटने का अधिकार आपको किसने दे दिया? पहले कमाओ तो सही, वेल्थ कमाओ तो सही, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। उन्होंने कहा दिल्ली का केजरीवाल का मॉडल इसीलिए फेल है क्योंकि ये कमा कुछ नहीं रहे हैं, जो है उसको बांट रहे हैं। कब तक बांटोगे? एक दिन तो खत्म हो जाएगा। तो सुनने वाली बात है, इस पर हम लोग बहस करेंगे कितना ठीक है उनका आंकलन। ये चंद्रबाबू नायडू की बात आपको सुनवा रहा हूं। और प्रियंका गांधी बड़े जोरदार हमले नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर बोल रही हैं। उन्होंने दोनों को कायर कहा है, रोंदू कहा है। जी हाँ, यही शब्द हैं उनके। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की बात सुने। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए।
कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। इतने बड़े कायर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूं। मैंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। और इनकी कायरता पे मुझे हंसी आती है कि छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपकी सड़कें बनाएं। Always you are all worried to stay here in Delhi because of weather pollution and also political pollution. Both are dangerous for health. For the last 10 years, Delhi, the governance has totally failed. It is a failed model, I can say. Without creating wealth, what is the right of politicians to distribute wealth? I am asking straight question in this country. The day will come, we have to debate. तो देखिए, इसको आप थोड़ा ये भी समझें कि एनडीए क्या कर रहा है और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन तो अब सारे लोग कह रहे हैं उनकी पार्टियों के कि भाई ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए तो था नहीं। और फिर उसमें भी उन्होंने 2 में से एक को उनको चुनना पड़ा, कांग्रेस में से और आम आदमी पार्टी से। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चुना। इसलिए अखिलेश यादव दिल्ली में आकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, खासकर मुसलमान वोट उनके लिए बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए दिखाई दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हों, वो बीजेपी के साथ लगातार खड़े हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू का हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर था। मैं उनकी बात से शुरुआत करता हूं, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोगों का मानना है कि ये फ्री बीस का चुनाव है। जो दोनों पार्टियां, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टियों ने प्रॉमिस किए हैं, गारंटी दी है, उन गारंटियों का चुनाव है कि किस पर ज्यादा भरोसा करती है जनता। चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं, भाई पहले कमाओ तब उड़ाओ, या उड़ाओ शब्द में नेगेटिव हो जाएगा। पहले कमाओ तब बांटो। एक दिन आएगा जब तुम कमाओगे नहीं तो जितना है सब खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे। फेल्ड मॉडल है दिल्ली का केजरीवाल जी का, ये कहा उन्होंने। देखिए, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि घर में कोई पैसा कमा के ला रहा है, लगा हुआ है, घर के लिए कर्ज ले लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, घर के लिए कार ले लिया, सब कुछ किया उसने, और परेशान तो ही। जब इतना कुछ करेगा तो उसको मुश्किल होगी। घर का एक कोई खड़ा हो जाता है, कहता है कि आपको समझ में नहीं आता, मैं चला के दिखाता हूँ घर कैसे चलता है। घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि भाई जब इतने आप मुश्किलों में हैं तो आप गुलछर्रे उड़ाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, कहीं आउटिंग के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे, पिक्चर भी नहीं देख पाएंगे। कोई एक आदमी आया है, उसने कहा कि ठीक है घर हम चलाएंगे, तो क्या करना है, जो आ रहा है वो तो आ तो वैसे ही रहा है, बढ़ाने का जुगाड़ बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया। उसने कहा जो है ये लो जाओ, तुम भी ले जाओ, आज जाओ घूम के आओ, बढ़िया से मेला घूम के आओ, अलग से पैसा दे दिया, पिक्चर हर हफ्ते देख के आओ, कोई लोग परिवार के खुश हो जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद उन परिवार वालों को भी लगेगा कि अरे ये तो जो दिवाली हमारे घर की पुताई हो जाती थी, भैया 5 साल बीत गया, पुताई घर में नहीं हुई। जो घर चमकता रहता था, दिल्ली के बारे में कह रहा हूं, जो घर चमकता रहता था उस घर में 5 साल में पुताई नहीं हुई। ठीक है, दिल्ली की सड़कों को डेंट पेंट भी करने की स्थिति नहीं बनी, जो सामान्य शहरों में हो जाता है। दिल्ली के फ्लाईओवर्स की जो रफ्तार थी वो थम सी गई। दिल्ली की सड़कें जो कुल 4000 किलोमीटर है, उसको अरविंद केजरीवाल 10,000 बताते थे, संदीप दीक्षित ने बताया। और जब ये सब सामने लोगों को दिखता है तो फिर एक चीज और दिखती है, जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, पैसा कमाओ तब लोगों को बांटो। भैया कमा भी नहीं हो, जो आ रहा है उसी में से खा जा रहे हो, अपने ऐशो आराम के लिए घर बना रहे हो। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो मैं बता देता हूं। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कहती है, जिसको उन्होंने फील्ड मॉडल बताया अभी चंद्रबाबू नायडू ने, उनका कहना है कि हमारा ये वेलफेयर मॉडल है। ये ठीक बात है कि दिल्ली में फ्लाईओवरों पर, सड़कों पर, यमुना की सफाई पर या बाकी ऐसे जो डेवलपमेंट के काम हैं उनके लिए बहुत पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं भी खर्च नहीं हो रहा। दिल्ली में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बजट बताता है वो 20% है केवल, बाकी राज्यों में ज्यादा होता है, दिल्ली में केवल 20% है। बाकी पैसा वो आप देते हैं लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, वो पैसा आप देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं शुरू कर रखी है, भाई बिजली का बिल आपका नहीं आएगा, बता बिजली की सब्सिडी देना,
डीटीसी की बस में बिजली की महिलाओं को सब्सिडी टिकट देके नहीं लगता, कौन सा कमाल कर उसकी दिया? उसकी सब्सिडी देना। मैं बता रहा हूं उनका खर्च कहां अरे हो भाई रहा वो है। सब्सिडी ऐसे ही जैसे सरकार पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देती थी, जा रहा है सरकार के पैसे से ना। सरकार के पैसा ही है, और अब तो जा रहा है प्राइवेट कंपनी को। किसी को भी जा रहा है, पैसा तो सरकार दे रही है ना, उसका लाभ कहां है? पब्लिक का तो बिल नहीं आ रहा है सर, ना। मैं यही कह रहा हूं, ये डिबेट होनी चाहिए। आप डिस्कॉम्स को बर्बाद करके खत्म कर देंगे, हम केवल और अभी उसके आगे सर, समझिए, मैं अभी दिल्ली नगर निगम में 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए, किसको सैलरी दे रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं, उनके जो अध्यापकों की तनख्वाह 3-3 ये महीने चिंता डिले। है, वही बात है कि कौन सा आपको शिक्षा आय मॉडल के है? साधन बढ़ाने पड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारा मॉडल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारा मॉडल है हेल्थ सिक्योरिटी का, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चना, और दिल्ली की सरकार खर्चती है, इसमें शक नहीं है। और तीसरा हमारा मॉडल है शिक्षा, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी, जो हम लोगों की जेब में पैसा बचाते हैं, बिजली के बिल से बचाते हैं, पानी के बिल से बचाते हैं, बस के टिकट से बचाते हैं, ये हमारा मॉडल है। एक और भी नया इन्हीं अस्पताल 2 मॉडल की एक किस्म की लड़ाई। एक भी नया मोदी जी अस्पताल को भी इसी मॉडल पर आना पड़ गया ना। मैं क्या कह रहा हूं, एक भी नया अस्पताल नहीं है। फैक्ट पे उनका दावा हम अपना 20% खर्चते हैं शिक्षा पर, 20% खर्चते हैं सब हेल्थ पर। खर्च कर दे रहे हैं। ठीक क्या है। यमुना में डाल देते हैं क्या? वो गायब हो जा रहा है गंदा होके। और पिछले 10 साल में एक बस नहीं खरीदे इससे। अब जरा मैं सीटों पर आ रहा हूं। सिंगल जैसा बस। मैंने आपको कहा, एक तो मोदी जी को भी आधा तो इस मॉडल पर आना ही पड़ गया, क्योंकि उनकी पार्टी को प्रॉमिस करना पड़ा कि हम हाँ, ये ठीक है। हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर से देंगे। इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक तो नायडू साहब को जैसा आपने कहा वो विकास के माने जाते हैं, लीडर हैं, और अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वो किसको कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं? तो केजरीवाल जी को रहे हैं, लागू किस पे होता है? लागू किस पर होता है इसमें। लेकिन एक चीज और कहूँ कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, थोड़ा सा नायडू साहब का भी बता दूं। नायडू साहब का जो बजट है उसमें 68,000 करोड़ रुपए का वो है बजट डेफिसिट है, 68,000 करोड़ का। और फिस्कल डेफिसिट है 68,000 करोड़ का, और रेवेन्यू डेफिसिट है 34,000 करोड़ का। अब 3-4 योजनाएं उनकी जो है बता दूं मैं, ताकि पर उपदेश दिल्ली में आकर देने में ठीक है। पहली उनकी है अन्नदाता सुखी भव पीएम किसान योजना। स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू एलिजिबल फार्मर्स। दूसरी है हाउसिंग। अंडर हाउसिंग फॉर ऑल 25 लाख हाउसेज पट्टाज विल बी प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। लेबर विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग, ये गवर्नमेंट का फिगर पढ़ रहा हूँ, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, फ्री ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन उनका वो कह रहे हैं कि भाई कमाओ और तब बांटो। हम कह रहे हैं कमाते भी हैं। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट भी बता दिया। बजट पहली बार डेफिसिट में गया, ये बात सही है ना? हमेशा जो आदमी उपदेश दे रहा है उसका तो 68,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। मैंने कहा ये इन्हीं 2 मॉडल्स की लड़ाई है। अब सर मैं जरा सीटों की बात करना चाह रहा हूं। 10,000 करोड़ रुपया लोन लिया एनएसएफसी से केजरीवाल सरकार ने, पैसा नहीं अब उनके पास देने के सीटों की लिए। बात मैं आपसे करूं। अब देखिए दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, आज पहला आखिरी दिन है प्रचार का, ये बताइए कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है और पीछे चल रहा है? 70 सीटें हैं व्यूअर्स दिल्ली में, ठीक है, 70 सीटें हैं। हमने जो एक अनुमान लगाया, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि 18 सीटें ऐसी हैं जहां अरविंद केजरीवाल ग्रीन जोन में है और बीजेपी रेड जोन में। मतलब गिनती अरविंद केजरीवाल की 18 सीटों से शुरू होती है। ये कौन सी सीटें हैं? ये वो 18 सीटें हैं जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 7 सीटें एक लहर में 54% वोट लेकर के बीजेपी जीत गई थी। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी उस दौर में भी पीछे थी, पीछे रह गई। तो यहां केजरीवाल जी की आप मान सकते, मतलब मोदी लहर में भी जहां बीजेपी पिछड़ रही हो, तो वो केजरीवाल जी के लिए प्लस है, बीजेपी के लिए माइनस है। तो ये बीजेपी का रेड जोन है 18 सीटें, मतलब, और केजरीवाल जी का प्लस जोन है। यहां से वो गिनती शुरू कर रहे हैं अपनी। बीजेपी का ग्रीन जोन कौन सा है? बीजेपी की वो 8 सीटें जो उसने केजरीवाल लहर में 2020 में जीती थी, वो 8 आती हैं। और 11 ऐसी सीटें हैं जो 2020 में वो 10,000 से कम वोटों के मार्जिन से हारी थी। मार्जिन कम है, जो जहां मार्जिन बहुत कम है। तो वो आप ऐसे समझिए कि बीजेपी अपनी गिनती अच्छा चुनाव लड़ेगी तो 19 से शुरू करेगी। अरविंद केजरीवाल अपनी गिनती 18 सीटों से शुरू करेंगे जहां वो बहुत मजबूत हैं। बाकी 33 सीटों पर लड़ाई है। आपको पहुंचना है 36 तक। अब 18 से 36 केजरीवाल का पहुंचना आसान है या 19 से 36 बीजेपी का पहुंचना आसान है? समीर जी, मुझे लग रहा है बीजेपी का बहुत आसान है इस बार। वो इसलिए 2 कारण उसके आसान होने के। एक तो यह है कि अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे 2024 का, विधानसभा वाइज अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर बढ़त थी विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा में 52 सीटों पर थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी,
अब बजट के बाद और मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास जो है, जिन्होंने केजरीवाल को 2 चुनाव में वोट किया था, मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक वो शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के पास होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े एज के ऊपर है। आप कह रहे हैं वो 36 के मार्क तक पहुंचना जादुई आंकड़े तक बीजेपी का आसान है, बहुत आसान है सर शॉर्ट में। फिर मैं वोट बैंक की बात करता हूं। बीजेपी को कोई विरोधी वोट से कोई मतलब नहीं है, उसका रिलेक्टेंट वोट यदि एक्टिव हो जाए तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। जो 52 सीटें आप कह रहे हैं, तो उन 52 सीटों में जो वोट बढ़ा था उसका, वो सस्टेन कितना कर सकती है, उससे चुनाव नतीजा बदलेगा। मैंने कहा 36 की लड़ाई में इस वक्त आगे कौन बेहतर स्थिति में है? बीजेपी। आज आप बीजेपी को बेहतर बता रहे हैं? बेहतर स्थिति भाई ये बदलाव है भी हो ज्यादा देखिएगा। मेरी आखिरी बात जो विनोद जी से हुई है, आपने हर बार कहा आप आम आदमी पार्टी को एज, आज आप कह रहे हैं बीजेपी बेहतर स्थिति में। रही साहब ये बड़ी बात है, और आप तो हमेशा आप तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है दिल्ली में, इसमें पूछना क्या है? तो आज मतलब हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय ये होगी, आज से हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय है कि बीजेपी इस चुनाव में आगे है। ये इंपॉर्टेंट था। अब जरा वोट किसके पास कौन से समाज का है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी को शिफ्ट होना है। तो पहले केजरीवाल जी का वोटर कौन है दिल्ली के अंदर? मुस्लिम वोट, मुसलमान 13% वोट है दिल्ली के अंदर। कहीं जा रहा है केजरीवाल जी? समीर जी 1 वर्ड आंसर चाहिए मुझे। नहीं, वो केजरीवाल और कांग्रेस के पास ही रहेगा। ये अरे सर, केजरीवाल कांग्रेस के बड़ा हिस्सा केजरीवाल, अब ये देखना है कांग्रेस कितना लेके जाती है, बड़ा हिस्सा केजरीवाल के पास रहेगा। बड़ा हिस्सा केजरीवाल, बिल्कुल। टूट हो रही है मुस्लिम वोट में, कुछ परसेंट हो रही है। आप बताइए। बिल्कुल जा रहा है, पूरा जा रहा है। कम से कम 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए मुसलमान को लुभाना मुश्किल है। ठीक है। बल्ली मारान जैसी जगह पे इमरान हुसैन जैसा मंत्री, उसको मस्जिद की नमाज के बाद उसके बाद भागना पड़ता है, उससे लोग लड़ते हैं, कहते हैं तुम काम नहीं करते। वोट टूट रहा है, मतलब बिल्कुल टूट रहा है, जम के टूट रहा है। इससे आप आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब महिला वोट देखिए, बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। ये 2100 रुपए का उन्होंने वादा भी किया है, बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया, बल्कि मोदी जी ने तो कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस पर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। महिला वोट किसकी तरफ, समीर जी? मुझे लग रहा है कि जो फ्री बस वाला बड़ा सेक्शन अभी तक वो आम आदमी पार्टी के पास था, लेकिन मुझे लगा जिस तरीके से कल जो बजट आया है उसके बाद मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहुत कड़ी चुनौती है महिला वोट को लेके, लेकिन पल्ला आखिरी में भारतीय जनता पार्टी का भारी रहने वाला है। महिला वोट प्रेफर करेंगे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को। और अब सबसे बड़ा सेक्शन जो है पूर्वांचलियों का, 20 से 25%। आपको याद होगा कल की रैली में मोदी जी ने बिहार की खूब बात की थी, 60,000 करोड़ बजट में मिले हैं उनको भी। पूर्वांचली अभी तक अरविंद केजरीवाल का वोटर है, टूट रहा है इस बार नहीं। अब तो उसको दिख रहा है ना कि हमारी वाली ताकत यहां भी है, बिहार में है, वो भाजपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जा रहा है। भ्रम नहीं। दलित वोट की हम लोगों ने बात की, दलित 18% वोट है, ये भी केजरीवाल जी का वोटर था। दलित वोट भी इस बार बिखराव में है विजय जी? बिल्कुल नहीं है, ये केजरीवाल जी के साथ मतलब 10-5% हो, वो उससे कोई मतलब नहीं। बाकी मोटे तौर पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि नाराज है? नहीं, कोई मतलब नाराज थोड़ा सा हुआ। एक तो क्या हुआ कि 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ सहानुभूति थी उसकी वाल्मीकि वोट की, क्योंकि बीजेपी के पास एमसीडी थी। अब जब एमसीडी उनके पास आ गई तो वो नाराजगी उनके साथ हो रही है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मतलब 70% से कम वोट वाल्मीकि का या दलित वोट जो है आम आदमी पार्टी। आखिरी मिडिल क्लास लुभा लिया मोदी जी ने या नहीं? यही है वो 38 और 54 का खेल। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने पक्ष में बहुत सलीके से कर लिया है, भरोसा मोदी पर ज्यादा है। अब बात जरा आपके साथ हम करेंगे पार्लियामेंट की, क्योंकि बजट जो पेश हुआ उस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसके बाद बजट पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी कभी भी बोल सकते हैं, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं वो कौन से मुद्दे उठाते हैं, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज जब शुरू हुई पार्लियामेंट तो वहां पर विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया, और उसके बाद राज्यसभा से पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि वो महाकुंभ की भगदड़ पर ही चर्चा करना चाहते थे। नहीं इजाजत दी सभापति ने, तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वो तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दिखाता हूं। और लोकसभा में हालांकि जो है कार्रवाई चल रही है और चर्चा जो है वहां पर हो रही है, लेकिन राज्यसभा में जो कि एल्डर हाउस है, वहां पर जो विपक्ष के सारे सांसद थे, उन्होंने आज काम नहीं होने दिया बाकी, और जब नहीं उनकी बात मानी गई तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। एक बात अब इतना तय दिख रहा है कि विपक्ष जो है, ये पार्लियामेंट का जो सेशन है अभी छोटा वाला है, बजट पर चर्चा होती है, होगी जिसमें इसी हफ्ते वाला, इसमें भी महाकुंभ का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएगी। हर ये रणनीति होती है, विपक्ष की रणनीति है, एक कोई साझा मुद्दा उठा करके उस पर सरकार को घेरा जाए। दूसरी ओर सरकार जो है वो वक्फ पर आगे बढ़ेगी इसी सत्र में। बजट तो पास हो ही गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी मामला है, वो भी जेपीसी के पास है, तो सरकार अपना जो विधायी काम है वो उस पर आगे बढ़ती रहेगी। ये उनकी सोच है। कुछ बयान है लेकिन आज के इंपॉर्टेंट हैं और कुंभ से जुड़े हुए हैं, वो आपको मैं सुना रहा हूं। और कुंभ में आज अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान, वहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुंभ में जो हुआ हादसा
उसमें साजिश की बू आ रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रविशंकर प्रसाद अपनी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन में से आते हैं। अगर वो कोई ये बात कह रहे हैं तो मतलब ये पार्टी की लाइन है कि वहां कुंभ में जो हादसा हुआ उसमें कोई साजिश हो सकती है। वहां जांच चल रही है, न्यायिक जांच हो रही है उस बात की। राम गोपाल यादव उन्होंने बात कही है महाकुंभ को लेकर के। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी भाई जिसका कोई सत्यापन अभी तो फिलहाल हो ही नहीं सकता और बाद में भी जाने कभी ये बात प्रूव होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो बहुत सारे लोग मरे थे वहां पर, गिनती कम बताई है, बहुत सारे लोगों को वहीं पर दफना दिया है। अब कुंभ जब हट जाएगा उसके बाद वो सब पता चल पाएगा। अब ये राम गोपाल यादव ने एक छोड़ दी कहानी। अब देखते हैं इसका क्या जवाब दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जवाब आता है। मैं बयान आपको सुनवा रहा हूं, फिर महाकुंभ आपको लेकर चलते हैं, वहां की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये कोई राज्य का मामला नहीं है, एक नेशनल त्रासदी है। सन 54 में पंडित जी ने पहले ही दिन हाउस में बयान दिया था कि यद्यपि राज्य की मामला बनता है लेकिन ये राष्ट्रीय मामला है, इसलिए मैं सदन में ये बात कह रहा हूँ। उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये तो रोज बता दिया जाता है कि आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये 2 करोड़ और 10 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मरे उनकी गिनती आज तक नहीं कर पाए। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। तो पहले रामगोपाल यादव जी के बयान पर बात कर लेते हैं। रविशंकर जी का बयान आते हैं मैं आपको सुनवा रहा हूं। कुंभ की तस्वीर आप देख लीजिए। वहां आज का अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान है, बड़ा दिन है। पहले जब भगदड़ जिस दिन बची थी उस दिन दूसरा अमृत स्नान था, तो यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ अमृत स्नान वाले दिन ही होती है। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, पार्लियामेंट में भी महाकुंभ का मुद्दा विपक्ष को मिल गया है इस बार, आज वॉकआउट भी हो गया उस पर। और ये कहना है रामगोपाल यादव की गिनती नहीं करी है मृतकों की, तो और हिंदू थे जो मरे उनको दफना दिया गया है, जैसे गंगा में कोरोना में लाशें बहा दी थी। देखिए, एक तो ये है कि बहुत भीषण वो घटना थी और जिस दिन ये हुआ था उसके बाद हम लोगों ने बाकायदा यहीं पर चर्चा की थी और शाम को कॉफी पर कुरुक्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। तब भी मैंने ये कहा था कि सरकार को आंकड़ा बताना चाहिए, किसी भी तरह की अफवाह नहीं हो, किसी भी तरह की गलत बयानी नहीं हो, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर मैसेज देकर ऐसा गलत न फैलाएं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई, जो मेला प्रशासन की तरफ से संख्या बताई गई है वो है 30। 90 लोगों के घायल होने की बात है। वो वहां स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जो वहां जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो शिनाख्त के लिए वहां फोटो भी लगाए। अब उसकी गिनती कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं हूं तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन जो राम गोपाल यादव जी ने कहा है वो विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने और भड़काने की कोशिश है। गंगा के पूरे पाट पर, पूरे कछार पर तो कुंभ लगा हुआ है। उस भीड़ के बीच में कोई लाश दफना देगा, ये कोई कल्पना भी कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। और जितने लोग थे वो सब, ये रिपोर्टर भी जो वहां से कह रहे हैं, जो लोग भी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि संख्या कितने लोग गए, कौन मिला, कौन गायब है। आज भी वहां का जो खोया पाया केंद्र है, ढेर सारे लोग 2-2, 3-3 दिन बाद मिले, ढेर सारे लोग अभी तक नहीं मिले, कुछ अभी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हां, अगर कोई संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार को बताना चाहिए। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, सरकार को सूची जारी करनी चाहिए। इस पर मैं बिल्कुल किसकी सूची जारी करें? जो भी मृतक हैं, जो भी घायल हैं, उनकी सूची जारी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक रही बात कि कोई दफना दिया गया, विशुद्ध झूठ है। क्या सूची जारी करें? आपने खुद ही बताया कि अस्पताल के बाहर तो जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है उनके चित्र लगाए हुए हैं, लगा दिए ना। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बाकी लोगों की पहचान हो गई होगी, बॉडी हैंडओवर हुई होगी। जिन लोगों की भी है, वो सूची दे देने से किसी भी तरह का ऐसा भ्रम, अफवाह, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। अब मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, सारी अफवाहें सुनने के बाद और इनका रामगोपाल जी का बयान सुनने के बाद, सरकार जो बता रही है उस पर विश्वास किया जाए? सरकार कोई कुछ छुपाएगी नहीं, ऐसा मान के चलें? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अगर वो छिपाने की कोशिश करेगी तो भी छिप नहीं सकता आज के युग में, ये संभव ही नहीं है। और विश्वास हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी आंकड़ा ही अंत में आधिकारिक आंकड़ा होगा। या तो कोई रिपोर्ट ऐसी हो विश्वसनीय तरीके से बताए तो उसको हम माने, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है सरकारी आंकड़े पर मैं भरोसा करता हूं। अब आपको सुनाता हूं रविशंकर प्रसाद जी की बात। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ
उसमें साजिश की बू आ रही है, सनातन का अपमान करने की कोशिश हो रही है, ये स्वीकार नहीं है। 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अब रविशंकर जी ने तो हाउस में बोला है, पार्लियामेंट में बोली है ये बात कि साजिश के एंगल से जांच चल रही है। राम गोपाल जी पता नहीं जो वो बात कह रहे हैं उसमें तो कोई यकीन कर ले तो फिर तो अनर्थ ही हो रहा है, अगर उनकी बात मान ले तो। देखिए, राम गोपाल जी का और रविशंकर जी का दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। राम गोपाल जी की बात का मानने का तो कोई बहुत लॉजिक नहीं लगता, वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं देखता हूं कि लाशों को दफना दिया गया है, और वो खासतौर से उत्तर प्रदेश के नेता हैं, समझते हैं कि किस तरह से काम होता है, उत्तर प्रदेश की क्या भावना है, तो उस पर इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को जब आज सदन शुरू हुआ एक तरह से खुद आगे आकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई ये स्थिति है कुंभ की जो घटना हुई उसका स्टेटस क्या है। लोग माने या ना माने, सरकार के आंकड़े को भले ही हो सकता नहीं माने, आप भी नहीं माने, मैं भी नहीं मानूं या कोई और ना माने। मुझे लग रहा है सरकार का स्टैंड जो फील हो रहा है वो ये है कि भाई वहां एक दुर्घटना हुई, यूपी का मामला है, कुंभ बढ़िया चल रहा है, सरकार को जो कहना था यूपी सरकार ने कह दिया, उसका पार्लियामेंट में कोई क्या काम? नहीं, काम इसलिए है क्योंकि उसमें मरने वाले लोग महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, गुजरात से भी है, सबसे पूरे देश से है। और ये केवल राज्य की घटना के तौर पे आप लोकसभा में नहीं कह सकते, जो एक तरीके से बात होती है कि सदन में राज्यों की चर्चा नहीं हो सकती, ये राज्यों की घटना नहीं है। कुंभ पर डिटेल सरकार को देनी चाहिए, सभी दलों को। नहीं, सरकार स्टेटमेंट जारी कर देना, दलों को क्या देना है? कौन सी सरकार? केंद्र सरकार को, राज्य में मतलब लोकसभा में, संसद में तो केंद्र सरकार स्टेटमेंट जारी करेगी ना। तो होम मिनिस्टर साहब या जो भी उनको लगता है, वैसे होम मिनिस्टर साहब का अधिकार क्षेत्र है, उसमें वो स्टेटमेंट जारी करे कि भाई इतनी ये स्टेटस है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, आज की तारीख में स्थिति यह है, सब नियंत्रण में, ये सब बातें उसको हालांकि गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी से उन्होंने ऑलमोस्ट यही बात कही है कि सरकार आंकड़े जारी कर दे, हम बात करना चाहते हैं। हाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इन आरोपों से बचने के लिए कि सरकार को छुपा रही है, बेहतर है कि एक स्टेटमेंट दे दे। कुछ लोग वहां कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई तो उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना, फिर साजिश जैसी चीज है या नहीं वो भी तो जांच से ही सामने आए। अब साजिश क्या हो सकती है कि वहां किसी ने धक्का मुक्की करी जानबूझकर, यही साजिश हुआ ना? तो इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ लोग भगदड़ मचवाने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें, कोई अफवाह पैदा कर दें, लोग भागने लगे, तो पर्याप्त है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, एक अभी ये जो चल रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कुंभ के मृतकों के आंकड़ों को लेकर, देखिए, मुझे लगता है कि योगी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग उस पर बना दिया है, 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो मुझे लगता है रिपोर्ट आने तक विपक्ष को इंतजार करना चाहिए। और जहां तक भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार बता चुकी है कितने लोग मारे गए। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें और जानकारी आनी चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन का इंतजार और करे, यूपी सरकार एक अधिकृत आंकड़ा जारी करेगी इस संदर्भ में। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यूपी सरकार को, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी सरकार बिल्कुल करेगी, मुझे लगता है करेगी यूपी सरकार। लेकिन ये कह देना कि तुरंत जारी करे, मुझे लगता ठीक नहीं, अभी घायलों का इलाज हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में यूपी सरकार पूरी जानकारी। ये तो कुंभ के ऊपर चल रही पॉलिटिक्स की बात हुई, अब जो कुंभ चल रहा है और आज तीसरा अमृत स्नान है, आपको वहां का भी एक अपडेट दे देता हूं। ज्योत्सना पाटनी हमारी सहयोगी सीधे महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ गई हमारे साथ। ज्योत्सना, बहुत स्वागत आपका। कैसी आज भी अमृत स्नान है, उस दिन भी अमृत स्नान था जिस दिन हादसा हुआ है, कोई परिवर्तन आप व्यवस्था के अंदर देख रही हैं? अखाड़े अपना स्नान पूरा कर चुके हैं क्या? अभी कैसा चल रहा है स्नान? सौरभ, कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ों को देखा जाए तो छोटे छोटे और बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। जो सबसे अच्छा बदलाव किया गया है वो है क्राउड मैनेजमेंट। जब मैं 29 तारीख को संगम द्वार पर थी, जिस द्वार से श्रद्धालु आते हैं, वहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो श्रद्धालुओं का था, यानी कि जो शहरों से अलग अलग पुलों की सहायता से संगम नोस पहुंच रहे थे, वो आस्था की डुबकी लगाने घाट की तरफ जा रहे थे और उसी रास्ते को पकड़कर वापस भी जा रहे थे। लेकिन जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये कि आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, और बाकायदा जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है
उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना रखी है, रस्सी से इलाके को सील किया गया है। जो जिस रास्ते से आया था वो उस रास्ते से जा नहीं सकता है क्योंकि जाने का रास्ता दूसरा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए पुलिस के जो जवान हैं वो मदद के लिए तत्पर खड़े हैं। इसके अलावा जो आउटफ्लो है लोगों का, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा संख्या में बाहर जा रहे हैं। पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के लिए स्पीकर नहीं थे, अब यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के लिए लगातार स्पीकर है। बिल्कुल मेरे सामने एक वॉच टावर है, वॉच टावर में पुलिस के अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं से जो पुलिस के दूसरे कांस्टेबल्स हैं उनकी तरफ से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप यहाँ से जाइए, फोटो मत खिंचवाइए, ज्यादा वक्त मत यहाँ पर बिताइए, यहाँ पर बैठिए मत, आप बाहर की तरफ जाइए। इसके अलावा एक और जो बदलाव है वो ये, जगह जगह जो पिलर्स हैं क्षेत्र में, मेला प्रांगण में, वहां पर बोर्ड्स लगाए गए हैं। उन बोर्ड्स में संगम आने का रास्ता एरो के जरिए दिखाया गया है जो पहले नहीं था 29 तारीख को, और जो यहां से बाहर जाने का रास्ता है वो भी बताया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी यहां पर बड़ी है। इसके अलावा जो बैरिकेड्स और अमृत पथ है जहां से साधु लोग गुजरते हैं, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, उसके बीच में एक पैसेज बनाया गया है। वहां पर अब लोग नहीं बल्कि पुलिस की तैनाती है और दूसरी तरफ से लोग जो हैं वो साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और स्नान के लिए जा सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि साधु संत सुबह से अलग अलग अखाड़ों के अमृत स्नान कर रहे हैं। 4 बजे से ये सिलसिला जारी है, अभी अंतिम पड़ाव पर है। जो आखिरी अखाड़ा है इस वक्त उदासीन परंपरा का, वो स्नान के लिए जा रहा है। तो श्रद्धालु भी साथ साथ ही स्नान कर रहे हैं। जो घाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए भी खोले गए हैं। साधु संतों के लिए घाट अलग है, वहां पर पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। उसी के बगल में श्रद्धालुओं के लिए आपने अच्छे से बता दिया ज्योत्सना की इस बार व्यवस्था बहुत बदली हुई है, सबक लिया गया है पिछली बार की भगदड़ से। लोग जल्दी से जल्दी स्नान करके बाहर जाएं, निकासी तेज हो, इसका भी आपने बताया कि इस बार पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं एक छोटा सा कमेंट लेकिन हर्षवर्धन जी अभी जो तस्वीर स्क्रीन पर है उस पर लेना चाहता हूं आपसे। पुष्प वर्षा पर हमारे कुछ मीडिया के साथी मैंने देखा है ऐसी रिपोर्ट कर रहे थे और बात कर रहे थे कि पुष्प किस बात पर बरसाए जा रहे हैं, इतने लोग मारे गए उसके मातम में फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं चाह रहा था इसका एक जवाब आ जाए। देखिए, मैं सचमुच समझ नहीं पाता, कई बार ऐसी टिप्पणियां करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किसी दिन किसी एक समय में कोई ऐसी घटना नहीं होती, ऐसी दुर्घटना नहीं होती जिसके आधार पर हम बहुत व्यथित हो जाएं और सब कुछ बंद कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीवन तो चलता है। दूसरा उसका पहलू क्या है कि ये कुंभ जो 12 वर्षों पर आया हुआ है, जिसकी एक पूरी व्यवस्था है, जिसका एक संस्कार है, एक संस्कृति है, और वहां जो लोग जिनकी जान चली गई, हम सब की संवेदना उनके साथ। लेकिन क्या ये सारी परंपरा संस्कृति सब छोड़ देना चाहिए? और जो सनातन विरोधी है वो चाहते यही, और तब जाकर वो जो साजिश वाला एंगल है वो ज्यादा स्थापित होता है कि आप कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, कुंभ बंद कर दो, गंगा का प्रवाह बंद कर दो, संगम पे स्नान बंद कर दो, अखाड़ों का स्नान कर दो। ये बहुत निम्न स्तरीय टिप्पणी है, इससे बचना चाहिए।